देशम इन अगर वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है जो बैन इम्पोज किया गया था हिजाब पर कि स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में हिजाब नहीं पहन सकते हैं, उनको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 5 फरवरी 2022 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया एक्सरसाइजिंग इस पावर अंडर सेक्शन 1332 ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983। और इसमें जो है स्कूल्स को डायरेक्टिव दिए गए कि वो यूनिफॉर्म कंपलसरी करें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। इस जो ऑर्डर था इसमें जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 डिफरेंस जो केस हैं अलग अलग हाई कोर्ट के क्वेट किए थे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई, जहां पे हाई कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए और बाद में उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर अपना जजमेंट दिया। पहला क्वेश्चन जो था इन इशू वह यह था वेदर वियरिंग हिजाब हेड स्कार्फ इज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। दूसरा क्वेश्चन ये था वेदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म इज नॉट लीगली परमिसिबल as being violative of petitioner's fundamental right inter alia guaranteed under Article 19(1)(a) freedom of expression and Article 21 of the Constitution, जो कि राइट टू प्राइवेसी देता है। और क्वेश्चन थे जो कि क्या ये जो ऑर्डर दिया गया है यह इनकम्पिटेंट है या जो है आर्बिट्ररी है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन करता है। तो ये क्वेश्चन जो है मेन इशू में थे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। आर्टिकल 14 सबसे पहले हम देखेंगे, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि स्टेट जो है केवल इन ग्राउंड्स पे, ओनली शब्द को हमको ध्यान रखना है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और इनमें से किसी के भी आधार पर सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह माना कि हिजाब जो यूनिफॉर्म इंपोज की गई है, जो लॉ बनाया गया है मैंडेटरी करने के लिए यूनिफॉर्म को, वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है इनमें से किसी भी आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। यूनिफॉर्म सब पर इक्वली जो है अप्लाई हो रही। आर्टिकल 19 का भी पिटिशनर्स ने ग्राउंड लिया था। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। हमको बेसिकली आर्टिकल 19 1A पढ़ना है। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये माना गया है कि जो क्लॉथिंग है, जो कपड़े हैं, यह व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए। लेकिन इसी में ये जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं इसमें, जो कि खुद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिए गए हैं। स्टेट कैन मेक एनी लॉ imposing reasonable restriction on the grounds of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement of an offense। तो इस आर्टिकल 19(1)(a एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज। अब आर्टिकल 21 की बात की गई है पिटिशनर्स के द्वारा, जो कि देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ज्यादा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इसके स्कोप का विस्तार किया जाता रहा है। केएस पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट माना गया। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा है कि राइट टू प्राइवेसी भी आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं।
अब जिस आर्टिकल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। लेकिन इसी आर्टिकल में बात की गई है, यह जो राइट टू फ्रीडम होगा वह सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ होगा, और अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब कि वह फंडामेंटल राइट्स का भी सब्जेक्ट होगा। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो इन सब का सब्जेक्ट है। और नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activities which may be associated with religious practice। तो स्टेट बना सकता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले लॉ। इसके अलावा स्टेट बना सकता है लॉ फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2B में दिया गया सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म केवल हिंदू धर्म तक लिमिटेड नहीं है, यह सभी धर्मों पर इक्वली अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि इस मामले में कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। कोर्ट का लगभग 122 पेज का जजमेंट है जिसमें बहुत ही खूबसूरत जो है फाइंडिंग्स दी है कोर्ट ने। तो हम जो है सर्वल हेस्ट में है ये फाइंडिंग, सम इंपॉर्टेंट हेड्स जो है हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने माना है सेकुलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट में आ चुका है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि इंडिया इज अ सेकुलर बट नॉट एन एंटी रिलीजियस स्टेट, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ conscience and religion. Article 27 and Article 28 emphasize the secular nature of state. Indian secularism oscillates between सर्वधर्म संभावना and धर्म निरपेक्षता। The Supreme Court in Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan case explained the basic feature of secularism to mean that the state shall not have any religion of its own and all persons shall be equally entitled to the freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और सारे लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र। हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है, यूरोपियन कंट्रीज और बाकी देशों में कई जगह ये निगेटिव सेकुलरिज्म। तो अब जो है दूसरा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिलीजन एंड रिस्ट्रिक्शन देयर ऑन। ये हम बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 25 जो है एब्सोल्यूट नहीं है और इस पे रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और लॉ प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इज नॉट कंफाइंड टू मैटर्स ओनली टू द हिंदू रिलीजन। अब बात करते हैं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है और उनका टेस्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंशन किया है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चार्ज जगदीश्वरानंद वर्सेज कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता 1983 सुप्रीम कोर्ट। द प्रोटेक्शन गारंटीज under Article 25 and 26 of Constitution is not confined to matters of doctrine or belief, but extend to the act done in pursuance of religion and therefore contains guarantee for rituals, observance, ceremonies and mode of worship which are essential or integral part of religion। यह सारी एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट नहीं करके आर्टिकल 25 और 26 सिर्फ एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट जो है रिलीजन के उन्हीं को ये प्रोटेक्ट करते हैं। What constitutes an integral or essential part of religion has to be determined with the reference of its doctrine, practices, and historical background, etc. of given religion. Essential part of a religion means the core beliefs upon which the religion is founded. Essential practice means those practices that are fundamental to follow a religious belief. It is upon the cornerstone of essential part of practices that are superstructure of religion is built, without which a religion will be no religion। मेन टेस्ट इसका यही है कि ऐसी प्रैक्टिस जिसको बैन कर देने से रिलीजन विल बी नो रिलीजन, रिलीजन विल बी सीज्ड टू बी रिलीजन, धर्म नहीं रहेगा। टेस्ट टू डिटरमाइन whether a part of practice is essential to a religion is to find out whether the nature of religion will be changed
विदाउट दैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस नहीं हो गई तो नेचर ऑफ रिलीजन चेंज हो जाएगा। If the taking away of that part of practice could result in fundamental change in the character of that religion or in its belief, then such part could be treated as an essential or integral part. There cannot be addition or subtraction to such part because it is very essence of that religion, and alteration will change its fundamental character. It is permanent essential part which are protected by Constitution. इसके अलावा कर्नाटका हाईकोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के जजमेंट को क्वेट किया है, जिसको हम सबरीमाला केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया है केस की रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है। तो नॉट एवरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजन इज एसेंशियल टू सच रिलीजन. Practice should be fundamental to religion and it should be from the time immemorial. Foundation of the practice must be precede the religion itself or should be co-founded at the origin of the religion. Such practice must form the cornerstone of religion itself. If that practice is not observed or followed, it would be result in change of religion itself, and such practice must be binding nature of religion itself and it must be compelling. बाइंडिंग नेचर की होनी चाहिए, ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। तो अगर इफ अ प्रैक्टिस इज ऑप्शनल, इट हैज बीन हेल्ड दैट इट कैन नॉट बी सेड टू बी एसेंशियल टू अ रिलीजन. एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस शुड एसोसिएट विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. जो प्रैक्टिसेस एसेंशियल हैं, जिनको प्रोटेक्शन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से एसोसिएट होना चाहिए. Or even any practice is essential religious practice, it is subject to public order, morality, health, and other provisions of fundamental rights. State can make law provided for social welfare and reforms. Dr. M. Ismail Faruqi, etc. versus Union of India and others के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मास्क है, मस्जिद है, वह इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वह एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में, क्योंकि नमाज कहीं भी ऑफर की जा सकती है. अब चूंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में सोर्सेस ऑफ कुरान, जो सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ मेंशन किए हैं, ये आपके प्री के क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो हम उन सोर्स का डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस्लाम का इस्लामिक लॉ के सोर्स हैं. 4 सोर्स हैं मेन इस्लामिक लॉ के. द कुरान जो कि प्रिंसिपल सोर्स है, हदीस जो कि एक्शंस है और सेंस है, मोहम्मद साहब ने जो किया या जो कहा, जिनको बाद में लिख दिया गया, वो हदीस है. इजमा जो कि मोहम्मद साहब के साथी या उनके शिष्यों के द्वारा ओपिनियन दिया गया, वो इजमा है. कियास, जहां ये तीनों खामोश हो जाते हैं, कयास लगाना, तो जहां ये तीनों खामोश हो जाते हैं, तो वहां कयास के माध्यम से जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर किया जाता है. तो ये कियास जो है चौथा सोर्स है इस्लामिक लॉ का. अब हिजाब क्या है और कुरान में इसका कैसे जिक्र है, इस बारे में जो है कोर्ट ने जो है डिस्कशन किया है काफी ज्यादा, तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे. हिजाब इज अ वेल ऑर्डिनरी worn by Muslim women is true. Its origin in the Arabic verb हजाबा. इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? अरबिक वर्ब से हुआ है, हजाबा से, जिसका मतलब होता है टू हाइड. हिजाब जो है डिनोट करता है एनी पार्टीशन, स्क्रीन और कर्टेन्स को, जिसको मुस्लिम वुमेन्स पढ़ती हैं, पहनती हैं. हाई कोर्ट ने अपनी जो है पाया है डिस्कशन में कि होली कुरान डज नॉट मैंडेट wearing of hijab or hijab for Muslim women. Whatever it stated in the above we say is only directory, that is not mandatory. Wearing hijab is not mandatory in Islam, that is directory and cannot be part of essential practice of Islam. Wearing hijab was recommended as a measure of social security for women and to facilitate their safe access to public domain. At the most of practices of wearing this apparel may be something to do with culture, but not certainly with religion. तो यह कल्चर का मामला हो सकता है. यह रिकमेंड किया गया था उस दौर में सोशल सिक्योरिटी के तौर पे कि औरतें बाहर निकल पाए. उस दौर में अराजकता थी, वो अंधकार का युग कहा जाता था.
तो हमको खुद से ये हाई कोर्ट ने कहा कि वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ द क्वेश्चन, आर दीज कंडीशंस प्रेजेंट अमंग अस टुडे? क्या वह कंडीशन आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं? In view of the above discussion, we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. ये जो है फाइनल ऑर्डर है इस फाइंडिंग पे हाई कोर्ट का। अब हम बात करते हैं स्कूल के डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म एंड पावर टू प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म पे। तो अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो एक आइडिया आता है जहाँ पे टीचर्स होते हैं, पढ़ाया जाता है, एक ड्रेस कोड होता है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ड्रेस कोड है यह कोई नई चीज नहीं है, ये गुरुकुल के समय से है। और जो अथॉरिटी होती है टीचर्स की या हेडमास्टर की, वह कैसी होती है इसके बारे में भी डिस्कस किया है। यह क्वासी पेरेंटल होती है। पेरेंटल पावर क्वासी पेरेंटल इसलिए, ये वर्तमान जो जुरिस्प्रूडेंस है, मॉडर्न इरा ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में इसको क्वासी पेरेंटल माना जाता है। लेकिन जो है ओल्ड व्यू यह था कि जो अथॉरिटी स्कूल मास्टर या हेड मास्टर की होती है, वह जो होती है एज अ पेरेंट। A parent, when he places his child with a school master, delegates to him all his own authority. तो स्कूल को यह अधिकार है कि चाइल्ड के वेलफेयर के लिए कोई भी नियम बना सकता है। और इसका एग्जांपल है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करती हैं फॉर टीचर्स, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करते हैं फॉर एडमिशन, जो फिक्स करते हैं फीस और प्रिस्क्राइब करते हैं यूनिफॉर्म। तो स्कूल एंड कॉलेजेस के पास अथॉरिटी होती है अपने जो है मैटर्स को रेगुलेट करने। कई ये जो आर्टिकल 14 एंड 15 को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 14 एंड 15 का जो है ये वायलेशन नहीं है यूनिफॉर्म को जो है मैंडेटरी करना। When the dress code is equally applicable to all students regardless of religion, language, gender और like, यह वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 एंड 15 का। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21 इन सब का हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक केस है यूएस का, जॉन एफ थिंकर वर्सेस डेस मोइन्स इंडिपेंडेंट कम्युनिटी स्कूल। यूएस जो कि एक ऐसा देश माना जाता है जहां राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है प्रमुख अधिकार माने जाते हैं, वहां पर भी स्कूल के रिस्ट्रिक्शन को सस्टेनेबल माना गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड डेकोरम। तो भारत जैसा देश, यहाँ पे इसमें आर्गुमेंट होना वास्तव में एक दुर्भाग्य है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। अब बात होती है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन की। जो काउंसिल थे पेटिशनर्स के, उन्होंने ये मांग की कि जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहन सकते हैं, यहाँ पे भी रीजनेबल एकोमोडेशन देते हुए यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब अलाउ करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म का पूरा पर्पज ही इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, द यूनिफॉर्म सीजेस टू बी यूनिफॉर्म, देयर शैल बी टू कैटेगरीज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, those who wear uniform with hijab and those who do it without hijab। तो यह एक सोशल सेपरेटनेस की जो है सेंस एस्टेब्लिश करेगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है स्कूल्स में। इन द व्यू ऑफ above, we are of the considered opinion that the prescription of school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the student cannot object to। इसके बारे में मुस्लिम वुमेन और पर्दा प्रथा के बारे में B.R. अम्बेडकर जी का एक बहुत अच्छा इन्होंने ट्वीट किया था अपनी बुक में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके चैप्टर 10 में इन्होंने लिखा, अ वुमन मुस्लिम इज अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर, फादर, अंकल्स एंड हस्बैंड और एनी अदर नियर रिलेशन who may be admitted to a position of trust. She cannot even go to the mosque to pray and must wear burqa veil whenever she has to go out. This burqa woman walking in the street is one of the most hideous sight one can witness in India. The Muslim have all the social evils of Hindus. ये important जो है लाइन है, the Muslim have all the social evils of the Hindus and something more. That something more is compulsory system of parda for Muslim women. Being compulsory
secured from the outer world. They engage their mind in petty family quarrels, with the result that they become narrow and restrictive in their outlook. They cannot take a part in any outdoor activity and are weighed down from slavish mentality and inferiority complex. Paragraph women, in particular, become helpless, timid, considering the large number of paragraph women among Muslims in India. One can easily understand the vastness of seriousness of the problem of Parda. As a consequence of the Parda system, a segregation of Muslim women is brought about. तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो लिखा वो है आज के दौर में बिल्कुल रिलेवेंट है। जो यूनिफॉर्म को चैलेंज किया जा रहा है ये बोलते हुए कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेशन करता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पर्दा प्रथा का विरोध किया है। अब जो अदर हाई कोर्ट के डिसीजंस थे जिनको मेंशन किया गया था जिस पिटीशंस में, वो क्या थे उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अमन बिंट बशीर, केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, सिंगल जज का। पिटीशनर्स जो हैं इसमें एक माइनर स्टूडेंट थी जो कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना था, जहां पे हिजाब को बैन किया गया था, हिजाब को अलाउ नहीं किया गया था, हिजाब पहनकर कोई एग्जाम नहीं दे सकता। तो जज ने इसमें हिजाब को अलाउ किया था और ये कहा था कि स्टूडेंट जिनको हिजाब पहन के एग्जाम देना है वह लगभग 1.5 घंटा पूर्व एग्जाम से वहां पे पहुंच जाएंगे। उनकी अलग से एक महिला इन्वेस्टिगेटर जो होगी वह जांच करेगी और एग्जाम हॉल में अलाउ करेगी। इसको रिलेवेंट क्यों नहीं माना है कर्नाटक हाई कोर्ट ने? क्योंकि यह पार्टिकुलरली केस नहीं था जो है स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में। यह एक दिन का जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उसके बारे में था और इसमें कहीं भी यह डिस्कस नहीं किया गया था कि हिजाब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम है, एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस है या नहीं। फातिमा तहस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यह भी 2018 का केस है। इसमें गर्ल्स स्टूडेंट ने जो है अपोज किया था एक क्रिश्चियन स्कूल की यूनिफॉर्म को और यहाँ पे हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने कलेक्टिव राइट जो स्कूल के हैं उनको तो जो है प्राइमेसी दी थी इंडिविजुअल राइट्स ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। यहाँ भी पर भी यह डिस्कस नहीं हुआ था कि हिजाब एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का या नहीं। फातिमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशनल सोसाइटी, बॉम्बे हाई कोर्ट 2003 का डिसीजन है ये। इस डिसीजन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्कस किया था मुस्लिम गर्ल्स का जो है राइट टू वियर हिजाब इन है या नहीं है। तो हाई कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि exclusive girls section cannot be said in any manner acting inconsistent with the Quran. It is not obligatory overt act enjoined by Muslim religion that a girl studying in all girls section must wear head covering. तो इसको भी जो है इसको हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्वेट किया है और ऐसी प्लीज जो कि केवल गर्ल्स स्कूल के लिए थी उनको डिसमिस किया है इसी जजमेंट के आधार पे। लेकिन जहां कोई एजुकेशन है उसके बारे में ये जजमेंट कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। अब हिजाब किन किन देशों में बैन है उसके बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में हिजाब जो है बैन है पब्लिक प्लेसेज में, फ्रांस में बैन है, चाइना में बैन है, बेल्जियम में बैन है, डेनमार्क में बैन है, श्रीलंका में बैन है। श्रीलंका में इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बताते हुए बैन किया गया है। जर्मनी में बैन है हिजाब, ऑस्ट्रिया में है, बल्गेरिया में है, नीदरलैंड्स में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है और रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। यह रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है पहला ऐसा देश है जो अफ्रीका का जिसने हिजाब को बैन किया। अब इसको मैं कंक्लूड करूंगा कि सेलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स एस्टो द हेल्थ वेलफेयर गुड साल्वेशन फैसिलिटी ऑफ द पीपल शुड बी द सुप्रीम लॉ। ये एक लीगल मैक्सिम है। इन अ ट्रूली सेकुलर नेशन द हिजाब कंट्रोवर्सी वुड नेवर बी क्रॉप्ड अप। It would be have settled by simple dictate that Muslim girls can wear hijab in private spaces, but not in schools, college, because these are public spaces where uniformity is must. तो सर मेरा यही कंक्लूजन है। थैंक यू सर। थैंक यू। इसको मैं
जो शांभवी ने और ऋतिक ने बताया, उसमें मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा कि हिजाब कंट्रोवर्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सवाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वह पूछे जाए। तो जो आपका आर्टिकल 25 से 28 तक का इशू है वो शायद ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो एक हम पहली ही बात देखते हैं कि यह जो कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ क्या। पहला ही इशू जो रेज किया गया कि राइट टू वियर हिजाब इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पहली बात कोर्ट ने कंक्लूड की है कि राइट टू वियर हिजाब इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दूसरी बात कोर्ट ने कंक्लूड क्या की है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 has been subordinated and made subservient to all other fundamental rights। जो एक आर्टिकल 25 का जो अधिकार है वह और फंडामेंटल राइट के सबसर्विएंट है, तो और फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे ओवर द राइट ऑफ द आर्टिकल 25। अब जो सारा मामला कोर्ट में आर्गुमेंट किया गया उसमें एक बड़ी बात यह कही गई कि जो हिजाब है वह रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। तो कुरान ऐसा कोई आदेश नहीं देता है कि आप हिजाब पहनो, और अगर आप हिजाब नहीं पहनोगे तो कोई धार्मिक अपराध नहीं हो जाएगा। तो वियरिंग हिजाब इज नॉट रिलीजियन स्पेसिफिक। और वह उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो एलिज्ड प्रैक्टिस है वियरिंग हिजाब इज नॉट एडहियर टू, जो इसको एडहियर नहीं करते हैं वो क्राइम नहीं करते हैं। स्कूल में जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वह इस बात का वह रीजनेबल ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उनके बच्चे किस तरह का अपना कंडक्ट करें। नाउ द होल इशू बॉइल डाउन ऑन वन एस्पेक्ट, व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। Whole argument was concentrated on one point, whether wearing a hijab is a religious practice or not। तो अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सहारे ही देखने की कोशिश करें तो जो सिरमुट केस था वह कहता है टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल टू ए रिलीजन। तो हम सिरमुट केस से अगर इस बात को कहने की कोशिश करें तो सिरमुट केस में आर्टिकल 25 को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। उसमें कहा गया कि आर्टिकल 25 कवर्स ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल टू द रिलीजन। तो क्या वह मामला इस बार समझा गया है, नहीं समझा गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइल डिक्लाइन जो कहा गया है कि ऑल सेकुलर एक्टिविटीज which may be associated with religion but do not really constitute an essential part of it are amenable to state regulations। Try to understand this paragraph। I'm again repeating this paragraph। यह पैराग्राफ पूरे मामले को सॉल्व करने की ताकत रखता है। While declining the support, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शिरमुट केस में, while declining to support the broad contention that all secular activities which may be associated with the religion but do not really constitute an essential part of it are amenable to state regulation। Then coming the next part, what constitute the essential part of religion, यह कोर्ट डिसाइड करेगा। तो शिरमुट केस में कहा गया कि वह सारे कार्य जो रिलीजन के स्पेशल जो रिलीजन के एसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं उसको कोर्ट रेगुलेट कर सकता है, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। अब इस बात का फैसला कौन करेगा, यह है इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। अगर हम देखें जो आनंद मार्गी केस था जिसमें तांडव स्ट्रीट डांस, जो तांडव डांस है स्ट्रीट में सड़कों पर करना, वो रिलीजन का पार्ट नहीं कहा गया। दूसरा इंटरेस्टिंग केस है कि एक मुस्लिम आदमी को आर्मी में एयरफोर्स में दाढ़ी रखना, बियर्ड रखना, वह रिलीजन का स्पेशल पार्ट है या नहीं है। उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम द सिख रिलीजन, जहां पर दाढ़ी और बाल रखना रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन एक मुस्लिम के द्वारा दाढ़ी रखना, बियर्ड रखना रिलीजन का पार्ट नहीं है। उसी तरह जो अयोध्या वर्डिक्ट केस कहा गया, जो मास्क है वह रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है। आप नमाज कहीं भी अदा कर सकते हो, नमाज अदा करने के लिए मौत क्या होना जरूरी नहीं है। इन सारे अगर तर्कों को हम ध्यान में देकर हम एक बात और समझने की कोशिश करें तो जो हमारा संविधान है वह मात्र वहां तक सीमित नहीं है जहां पर रिलीजन एस्थेटिक है, जहां पर आस्तिकता है, वह नास्तिक को भी रिकॉग्नाइज करता है। तो जो बुद्ध है और जैन धर्म है, जो आस्तिक विचारधारा नहीं है, जो नास्तिक विचारधारा है, जो एथीस्ट है, उनको भी वह
रिकॉग्नाइज करता है। तो जो एक सेक्युलरिज्म की परिभाषा अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं दी गई है, और इसी से वह सवाल खड़ा होता है, क्या धर्म से कन्वर्जन करना आर्टिकल 25 के तहत अधिकार है कि नहीं है? कोर्ट ने कहा है कि वह आप धर्म का परिवर्तन कराना आपके संवैधानिक अधिकार में नहीं आता। तो लेट कट शॉर्ट द होल स्टोरी ऑफ द हिजाब कंट्रोवर्सी व्हिच हैज बीन वाइल्ड डाउन ऑन इशू कि व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन. Wearing the hijab is not an essential part of the religion. Now the question started appearing for your examination. You must remember these three case laws. The three case, पहला, किसी मुस्लिम के द्वारा दाढ़ी रखना, आनंद मार्गी का तांडव डांस करना, और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का होना, और किसी मुस्लिम के द्वारा हिजाब पहनना, वह उस एक धर्म के इसेंशियल पार्ट में नहीं आता है। तो आपका सवाल क्या बनेगा अगर हम मेंस की दृष्टि से देखें तो इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन क्या होता है? उसमें आपको आर्टिकल 25 टू 28 डिफाइन करना होगा। आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, आर्टिकल 25 टू 30 बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे हम उसको फिर लेंगे। आई थिंक इट्स इनफ। आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, कहते हैं कौस्तुभ, आपने और शामिल ने अपनी बातें अच्छे से कही। इति, यू वांट टू से समथिंग और वी मूव ऑन द नेक्स्ट? I think that this was done very well by both the participants. Shambhavi has brought out Article 25 and its various sub-articles. Kaustubh has given a very detailed analysis of every judgment which has been quoted by the Karnataka High Court. And those 4 questions on the basis of which the High Court has passed this judgment are very, very important for the students. I would like you to read it. It's just like, there has been the question of the basic structure of the constitution, which keeps on coming. And so the Golaknath case became so important. And it is said that at the time when this was being argued in the court, people had dismissed the discussion on the basic structure of the constitution. But now with progressive judicialism, we have what is called now the basic ingredients of religion. So Article 25 becomes very important. And I would like the students to go a little further and interlink Triple Talaq and Sabrimala to the hijab controversy. All 3 are based on fundamental rights. One is right to equality, that is Article 14 and 15, and Sabrimala very close with Article 25. Why it becomes very important is because I have this kind of a feeling that this can be a major input either in one of your essays, and of course it will be a major part of your social economic issues paper 2, and you'll be able to write a very good answer on this if you are well read about it. Although I think that every part of the question has been covered in detail. So the 2 words that you have to remember, one, of course, the essential character of religion, that is your Article 25, which they have interpreted, and the reasonable restriction